जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में अप्रूव करी है। एंड द स्कीम इज स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम जो है अपने आप में एक बहुत ही यूनिक स्कीम है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है विकसित भारत अचीव करने का बाय 2047। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट विकसित भारत बाय 2047, तो यहां पर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज डिस्कस करी है। एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि हमें यहां पर एनर्जी बूम पर फोकस करना है। ओके, एनर्जी जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा एक डेवलप्ड नेशन कहलाता है। उसी के सिलसिले में हम कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीम्स लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में शांति बिल इंट्रोड्यूस हुआ। शांति बिल इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था शांति बिल? टू इंट्रोड्यूस प्राइवेट प्लेयर्स in the न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट पार्टीज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, उनको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर जनरेशन में, न्यूक्लियर एनर्जी के मेंटेनेंस में, ऑपरेशन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करने के लिए हम शांति बिल लेकर आए। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें हमने सोलर रूफटॉप पे ध्यान दिया। वी फोकस्ड ऑन द सोलर रूफटॉप इन दिस अंडर द स्कीम सोलर रूफटॉप योजना में। इसके अलावा हमने इसके साथ विंड एनर्जी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। सो इफ आई राइट इन अ नटशेल, ओके, यहां पर अगर हम एक नटशेल में लिखने की बात करें, विकसित भारत टू 2047 यहां पर जो मेन पिलर है दैट इज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। अब इस एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस में हम फोकस कर रहे हैं कि हम जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन पर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें, रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी, एंड जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, इनको डाइवर्सिफाई करें। बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल कोल, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, उस पे हमें अपनी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है, सो एज टू एंश्योर दैट वी डू नॉट क्रिएट मच कार्बन फुटप्रिंट, वी डू नॉट क्रिएट अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल। और जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के डाइवर्सिफिकेशन पर। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें, if we talk about the diversification of the non-conventional sources, तो यहां पर आपका आ जाता है, हम फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी में, वी आर फोकसिंग इन विंड, न्यूक्लियर। ओके, सोलर के लिए आपने देखा रूफटॉप, सोलर रूफटॉप योजना, सोलर रूफटॉप
स्कीम यहां पर आई। विंड के लिए, न्यूक्लियर के लिए शांति बिल इंट्रोड्यूस किया गया, शांति शांति स्कीम। इसके अलावा सोलर, विंड, न्यूक्लियर के अलावा अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें हम डाइवर्सिफिकेशन पे बात कर रहे हैं, दैट इज बाय हाइड्रो प्रोडक्शन, हाइड्रो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कि हम बिजली उत्पाद करेंगे, विद्युत उत्पादन होगा किसके जरिए? हाइड्रो पावर के जरिए, पानी के द्वारा जो हम बिजली बनाने की बात यहां पर कर रहे हैं। तो इसी को नाम दिया। यहां पर दो तरह की चीजें होती हैं जब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रो, हाइड्रो पावर जनरेशन, अगर हम हाइड्रो पावर जनरेशन की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका लार्ज हाइड्रो पावर, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जिसके एग्जाम्पल हैं डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, लार्ज डैम्स जो होते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल माता टीला डैम, माता टीला डैम कौन सी रिवर पर है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। और दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक तो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि डैम्स होते हैं, बहुत सारे डैम्स, जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, के जो डैम है वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के। तो उसी सिलसिले में डैम्स को लार्ज हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। ये इसको बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा मैन पावर यूज होती है, बहुत ज्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इसके कुछ नुआंसेस भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अभी हाल ही में हमने कालेश्वरम डैम प्रोजेक्ट के बारे में सुना, और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो ट्रेजेडी हुई उसके बारे में भी देखा कि किस तरह से उसमें क्वालिटी को लेकर काफी ज्यादा सवाल हुए, और डैम जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने लगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए सरकार लेकर आई है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो सूक्ष्म या लघु रूप में हम पानी से विद्युत उत्पादन करेंगे, ओके। वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ स्मॉल फॉर्म, ओके। यहां पर विद्युत उत्पादन किया जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके एग्जांपल है रन ऑफ द डैम्स, रन ऑफ रिवर डैम्स, रन ऑफ रिवर्स, ये छोटे डैम्स होते हैं। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में एक्चुअली में डिफरेंस है क्या? ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, और इस चीज को क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अगर हम लार्ज स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें, स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करी जाए यहां पर, तो इनकी एनर्जी कैपेसिटी होती है, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, जो विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है, ओके, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इज अप टू 25 मेगावाट। 25 मेगावाट तक की विद्युत बनाने की जो कैपेसिटी है वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की होती है। फॉर एग्जांपल रन ऑफ रिवर डैम्स, ये अभी हम समझेंगे कि ये क्या होता है, बट पहले हमें इसमें डिफरेंशिएशन समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो यहां पर एनर्जी जनरेशन की जो कैपेसिटी है दैट इज अप टू 25 मेगावाट, यहां पर 25 मेगावाट तक की बिजली विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। और यहीं पर अगर हम बात करें लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो यहां पर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी जो है, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इज अबव 25 मेगावाट। 25 मेगावाट से ज्यादा
की कैपेसिटी रखते हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, रिवर्स के बीच में जो डैम्स बनाए जाते हैं, जैसे माता टीला डैम हो गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह के जो भी डैम्स होते हैं, सरदार सरोवर, ठीक है, इस तरह के जो भी डैम्स होते हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं मोर देन 25 मेगावाट, 25 मेगावाट से ज्यादा करते हैं। अब जब 25 मेगावाट से अगर कम की जाती है तो वो क्लासिफाई किए जाएंगे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। एक डिफरेंस जो इनके बीच में आ जाता है वो आता है, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं दे आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इनकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। मिनिस्ट्रीज से क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर हम इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। वाइल लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज रिस्पॉन्सिबल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो दोनों का डिफरेंस है। लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो डैम्स होते हैं वो गवर्न होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आते हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जबकि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दो बेसिक डिफरेंस हैं दोनों में, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये आपको याद रखना है। एनर्जी जनरेशन की सबसे पहला डिफरेंस है एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी में, कि दोनों जो एनर्जी विद्युत उत्पादन की जो क्षमता है वो डिफरेंट है। स्मॉल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ओनली अप टू 25 मेगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं दे प्रोड्यूस मोर देन 25 मेगावाट। और दूसरी है मिनिस्ट्री को लेकर, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आते हैं, जबकि जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू, ठीक है। ये है हमारा बेसिक डिफरेंस दोनों में। अब हम आगे देखते हैं कि हुआ क्या है। रीसेंट न्यूज है, आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा क्या है। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जो स्कीम आई है क्यों आई है? एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए आई है। जैसे सोलर, विंड, न्यूक्लियर, इस तरह से हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पर शिफ्ट कर रहे हैं, वैसे ही नॉन कन्वेंशनल में एक हम नॉन कन्वेंशनल का एक नया वर्जन जिसमें हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। एक तो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी हमारे देश में चलते आ रहे हैं बहुत दशकों से, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। क्या हुआ है यहां पर, इंडिया ने अभी तक 5171 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, जबकि हमारा पोटेंशियल जो है बनाने का 21,133 मेगावाट है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अभी सिर्फ हमने 5,000 अचीव किया है। पोटेंशियल है लगभग 21,000, जिसमें से सिर्फ 5,000 हमने अचीव किया है। दैट मीन्स कि अब ये स्कीम जब अप्रूव हो गई है, दैट इज स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के डेवलपमेंट के थ्रू हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करेंगे, सरकार फंड करेगी, और ऐसे ही स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहां पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम विद एन आउटले ऑफ अराउंड 2,584 करोड़। लगभग यहां पर 250 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। Scheme targets additional of 1,500 megawatt small hydropower capacity across the country। पूरे कंट्री में हम जगह जगह स्मॉल हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और सिर्फ एनर्जी जनरेशन ही नहीं होगी, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, रोजगार भी दिया जाएगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। 51 लाख पर्सन्स डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहां पर जनरेट करने की बात करी गई है। कंस्ट्रक्शन जब होगा, जब ये डैम्स बनाए जाएंगे, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के डैम्स जब कंस्ट्रक्ट होंगे, तब कंस्ट्रक्शन के लिए हमें लोगों की जरूरत होगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, प्लस उसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी यहां पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा। दिस इज व्हाट द स्कीम हैज प्रपोज्ड, ठीक है। स्कीम का जो टारगेट है, स्कीम का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर
2026 जो अभी चल रहा है उससे लेकर फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। 2026 में स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, 2031 तक का इसका टारगेट है कि हमें अचीव करना है। ठीक है, क्या अचीव करना है? 1500 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट करने की जो हमारा टारगेट रखा है, ये 2026 से लेकर 2031 तक का हमने टारगेट रखा है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम जनरेट करेंगे। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम समझ चुके हैं, 1 से 25 मेगावाट तक जब एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में रखते हैं। सबसे ज्यादा जो हाईली पिवोटल एरिया, नोडल सेंटर जिसे हम कह सकते हैं, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जहां बनने की सबसे ज्यादा पोटेंशियल है पूरे कंट्री में, वो है हिली रीजन्स, जो हमारे भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न जो सेवन सिस्टर्स वाला इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा हम इस स्कीम को टारगेट करने जा रहे हैं। ठीक है, हायर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, लगभग 3.6 करोड़, 30% नॉर्थ ईस्टर्न और बॉर्डर स्टेट्स के लिए, ये अभी हम देखेंगे, और स्टैंडर्ड सपोर्ट जो है वो 20% है। ठीक है, 50 लाख पर्सन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में। ठीक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात यहां पर करी जा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट जो सरकार देगी, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दिस फाइनेंशियल सपोर्ट, ये दो पार्ट्स में दिया जाएगा। ओके, दो पार्ट्स में यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। पहला दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जो वो डिस्ट्रिक्ट्स भारत की जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओके, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन सब में एक स्पेशल प्रोविजन, क्योंकि सबसे मेन फोकस यहीं पर है, क्योंकि यहां पर हम लार्ज हाइड्रो पावर स्टेशन सेटअप नहीं कर सकते, तो इन एरियाज में स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ही यहां पर सेटअप किए जाएंगे। क्यों क्यों नहीं कर सकते लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? क्योंकि यहां पर जो टेरेन है, जो इलाका है, वो इस तरह से स्टेबल नहीं है। नदियां जो है अभी अपने डाउनफॉल, यूथफुल स्टेज में है, यूथफुल स्टेज में है, तो यहां पर डैम्स कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो यहां पर फाइनेंशियल जो सपोर्ट दिया जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट यहां पर दिया जा रहा है 3.6 करोड़ पर मेगावाट, रुपीस 3.6 करोड़ पर मेगावाट, और 30%, या फिर अगर पर मेगावाट जनरेट कर रहे हो तो उस पर 3.6 करोड़ मिलेगा आपको, या फिर 30% मिलेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट पर, ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी लोअर लिमिट होगी प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी सबसे कम अमाउंट होगा वो आपको यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर कैप लगाई गई है, कैप ये है 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट, 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट, ये सीलिंग है, इससे ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट इज द सीलिंग। दूसरे केस में जो नॉर्मल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट्स को छोड़कर जो सपोर्ट दिया जाएगा, वो सपोर्ट है आपका यहां पर रुपीस 2.4 करोड़, रुपीस 2.4 करोड़। ठीक है, और 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, जो भी कम क्वांटिटी होगी वो। और यहां पर भी एक मिनिमम, एक मैक्सिमम कैप लगाई गई है, दैट इज 20 करोड़ पर प्रोजेक्ट, रुपीस 20 करोड़ पर प्रोजेक्ट। ये यहां पर लिमिट सेट करी गई है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। होप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का।
अब इसके अलावा यहां पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की भी बात करी जा रही है। यहां पर हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की भी यहां पर बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपीपी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। स्कीम्स में जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है वो स्पेशली आपके यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन्ड है इन जीएस 3 सेक्शन। तो यहां पर इसकी अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अभी स्कीम लॉन्च हुई है। लगभग 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि इतना इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। ओके, दिस इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी। और दूसरा यहां पर विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत के तहत यहां पर बहुत सारा आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इसके तहत भी काफी सारे बेनिफिट्स यहां पर दिए जाएंगे। बेनिफिट्स विल बी गिवन। ठीक है, अब हम एक बार इसे देख लेते हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस के डेटा को। पोटेंशियल क्या है हमारा? पोटेंशियल, भारत में पोटेंशियल क्या है? हमारे पास अभी लगभग 7,133 साइट्स हैं, ऐसी जगह है। 7,000 से ज्यादा जगह है जहां पर हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लगभग 21,133 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक 1,202 साइट्स तय कर चुके हैं। वहां पर जो हमने ये जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वहां पर इंस्टॉल कर दिया गया है और अभी तक हमने 5,171 मेगावाट अचीव कर लिया है। रफली ये फिगर्स आपको याद रखने, यू नीड नॉट टू रिमेंबर देम वर्बिटिम। ठीक है, और इसका रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं कि रीजनल वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे हमने स्पेशल फोकस देखा इंटरनेशनल जो शेयरिंग बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, ज्यादा फंडिंग दी जा रही है इन कंपैरिजन टू द होल कंट्री। तो रीजन वाइज सबसे ज्यादा कैपेसिटी कहां पर है? ठीक है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी है नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्दर्न रीजन जो है भारत का उत्तरी भाग, वहां पर लगभग 8,000 मेगावाट कैपेसिटी है। 8,000 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगभग 3,260 मेगावाट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ईस्टर्न रीजन जो भारत का ईस्टर्न भाग है, ठीक है, ईस्ट वाला जो हिस्सा है उड़ीसा वाला, वहां पर लगभग 1,500 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी है। साउथ की अगर हम बात करें, सदर्न स्टेट्स की, वहां पर भी 5,000 लगभग 5,500 मेगावाट तक की बनाने की कैपेसिटी है और वेस्टर्न रीजन 3,000। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। अगर इसको क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है तो किस तरह से लिख सकते हैं? नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्थ में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, नॉर्थ के बाद साउथ में ज्यादा कैपेसिटी है, साउथ के बाद वेस्ट में ज्यादा कैपेसिटी है, वेस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है और फिर ईस्ट में ज्यादा कैपेसिटी है। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा कैपेसिटी नॉर्थ में है, सबसे कम कैपेसिटी ईस्ट में है और सेकंड लास्ट पे है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये एक क्रोनोलॉजी है, ये आपको याद रखनी है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट इन योर नोट्स, व्हाटएवर यू विश टू डू, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, राउंड द क्लॉक यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं कि पूरे 24 घंटे बिजली उत्पादन हो सके और उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आ रहा है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट टर्म, पाइपलाइन डेवलपमेंट एंड डीपीआर सपोर्ट। पाइपलाइन डेवलपमेंट एंड डीपीआर सपोर्ट, ये कुछ टर्म्स हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने, यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स। ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द टर्म्स, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. पहला है आपका, दैट इज पाइपलाइन डेवलपमेंट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये टर्म्स आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये किस चीज से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो आपको याद रखने हैं. कैनाल फॉल्स एंड डैम. कैनाल फॉल्स एंड डैम. ये तीन जो टर्म्स हैं ये आपको याद रखने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अब सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं. ठीक है, पाइपलाइन डेवलपमेंट एंड डीपीआर सपोर्ट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? लॉन्ग टर्म एनर्जी को सप्लाई रखने के लिए, लॉन्ग टर्म एनर्जी जो बरकरार रहे उसको लेकर यहां पर हम डीपीआर सपोर्ट दे रहे हैं. व्हाट इज दिस डीपीआर सपोर्ट? डीपीआर सपोर्ट इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ठीक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी. हर प्रोजेक्ट की एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी ताकि जिस तरह कालेश्वरम डैम में जिस तरह के नुआंसेस आए, फेलियर्स आए, वो यहां पर देखने को ना मिले और एक पूरे पाइपलाइन डेवलपमेंट हो जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके. ये यहां पर हमारा टारगेट है. ठीक है, 200 प्रोजेक्ट्स में हम यहां पर ये चीज लेकर आएंगे, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पाइपलाइन. दैट्स ऑल, सिंपल. और ज्यादा डीप में आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट को मैं अगर एक्सप्लेन करूं बहुत इजी लैंग्वेज में, जनरली क्या होता है, दिस इज द रिवर. ये रिवर यहां बह रही है और हम क्या करते हैं, इस तरह से डैम्स बना देते हैं. दिस इज द डैम विच वी क्रिएट. जनरली आपने इसी तरह के डैम देखे होंगे अगर आप किसी रिवर एरिया में गए हो. ठीक है, वॉट एवर रिवर, गंगा, गोदावरी, वहां पर आपने देखे होंगे कई सारे डैम्स बने होते हैं. अब यहां पर इतना बड़ा, ये तो हो गया आपका लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. अब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है कि यहां पर ये चीज हम नहीं बनाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर. रिवर का जो फ्लो है उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे. जबकि हम क्या करेंगे, हम एक इनलेट क्रिएट करेंगे. यहां से हम एक क्या करेंगे, एक इनलेट को क्रिएट किया जाएगा, एक आउटलेट क्रिएट किया जाएगा. नेचुरल फ्लो पाइप्स बना सकते हैं या कैनाल्स, चैनल्स बना सकते हैं. यहां पर चैनल्स या पाइप्स के थ्रू यहां पर डाइवर्ट किया जाएगा पानी के फ्लो को. पानी, सपोज ये पानी आ रहा है, दिस इज द वाटर दैट इज फ्लोइंग ओवर हियर. रिवर्स, डैम्स में क्या करते हैं, डैम्स में हम पूरे नदी के पानी को रोक देते हैं. यहां पर हम नदी के पानी को नहीं रोकेंगे बल्कि एक आउटलेट ले जाएंगे. यहां से पानी यहां जाएगा, यहां पर हमारा सिस्टम लगा होगा, टरबाइन लगा होगा. ठीक है, टरबाइन घूमेगा और यहां डायनेमो से कनेक्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू प्रोड्यूस और दोबारा से ये जो पानी है वो दोबारा से यहां पर इस चैनल में आके कनेक्ट हो जाएगा. पानी दोबारा से यहां आ जाएगा. मिनिमम पॉल्यूशन क्रिएट होगा यहां पर. ठीक है, हमने पानी को डाइवर्ट किया है, यहां पर एक आउटलेट बनाया है ताकि पानी यहां से आए, टरबाइन तक जाए और पानी वापस से नदी में मिल जाए. ना ज्यादा इकोलॉजी को कोई डिस्टरबेंस होने वाला है. यहां पर हम जो इकोलॉजी है उसे भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाले. आप इसको स्केच फॉर्म में अपने डायग्राम्स में बना सकते हैं. ओके, और सेम प्रोसेस है, सेम जो चीज है वो डैम, कैनाल फॉल्स एंड डैम टो में है. यहां पर भी क्या किया जा रहा है, कैनाल फॉल्स बनाए जाते हैं, पानी को डाइवर्ट किया जाता है और पानी को डाइवर्ट करके यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. अब हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. नॉर्थ नदर्न रीजन्स में बात अगर यहां पर बात की जाए, नॉर्थ स्टेट्स में, ठीक है, जो उत्तरी भाग है भारत का, नदर्न स्टेट्स है, वहां पर पोटेंशियल और कैपेसिटी की हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है. हाईएस्ट कैपेसिटी, हाईएस्ट पोटेंशियल भी यहां है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है. हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड. हिमाचल और उत्तराखंड में क्यों है, थोड़ा सा सोचिए,
10 सेकंड का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्यों हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा पोटेंशियल है। एंड द ऑब्वियस आंसर इज हिमाचल एंड उत्तराखंड इज द ओरिजिन ऑफ मल्टीपल रिवर्स। यहां पर बहुत सारी हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं, बहुत ज्यादा फ्लो है एनर्जी का, ठीक है, रिवर्स का। उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड लद्दाख। लद्दाख में भी है बट इट्स द लीस्ट पोटेंशियल। हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में कैपेसिटी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, सभी स्टेट्स में है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ज्यादा रिवर्स आपको देखने को मिलती है। सदर्न रीजन्स की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, कर्नाटक इज द हॉटस्पॉट। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा साइट्स भी यहां पर हैं। कर्नाटक के बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है आपका केरला, देन तमिलनाडु। ईस्टर्न स्टेट्स में बात करें तो बिहार इज लीडिंग, बिहार में सबसे ज्यादा है, देन वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट में बात करें, वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज्यादा रिवर्स वहां देखने को मिलती हैं। गोवा इज एट द लीस्ट, गोवा में लगभग 5 मेगावाट पोटेंशियल है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आपको पता है ड्रॉट प्रोन एरिया है, ज्यादा पानी नहीं गिरता है, तो वहां पर राजस्थान जो है वो लीस्ट उस पर आ रहा है कि ज्यादा यहां पर हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपका रीजनल डिवीजन, जो रीजनल डिवीजन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप दैट इज क्लियर। अगर हम इसकी बात करें कि इसके बेनिफिट्स क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, सिग्निफिकेंस, significance of small hydro power project। जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है आपका डिसेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट पावर सप्लाई। डिसेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट पावर सप्लाई, क्या है भाई ये चीज? अभी तक क्या हो रहा था, एक जगह डैम है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात में डैम बनाया है, अब वो गुजरात का डैम महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। उस चीज को बचाने के लिए उसमें क्या होता है, ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत लंबी बिछानी पड़ती है, हमें लॉन्ग ग्रिड्स वहां पर कनेक्ट करनी पड़ती हैं, और उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा। जितना लंबा तार, जितने लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ज्यादा लॉसेस होंगे वहां पर। उन लॉसेस को बचाने के लिए हम ये डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जनरेट कर रहे हैं कि भाई उस एरिया में जनरेट हो रही है और उसके आसपास के गांव, उस आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर बिजली पहुंच रही है, ग्रिड कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी और लॉसेस कम होंगे, लॉस विल बी लेस, लॉस कम होंगे तो एफिशिएंट पावर सप्लाई होगी, ठीक है। समझ में आया? ज्यादा डिफिकल्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोर्स, क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी सोर्स। क्लीन है, बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2 लाख करोड़ कालेश्वरम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुआ था, जबकि इसमें बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में यहां पर आपको पूरी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा ड्राइवर फॉर रूरल डेवलपमेंट, ड्राइवर फॉर रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने, रिमोट एरियाज तक बिजली पहुंचाने, आज भी भारत, हम लोग इतने आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी ऐसे गांव हैं भारत में जहां तक बिजली नहीं पहुंची, और पहुंचती भी है तो दिन में कई कई घंटे बिजली सप्लाई नहीं हो पाती, बहुत लंबे पावर कट्स होते हैं। उस चीज को यहां पर हम कम कर सकते हैं, और बहुत 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का यहां पर हम रूरल एरियाज में देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा,
उनकी जीवनी चलेगी। सिंपल चीज, ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में हम ये देख चुके हैं। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत, तो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाला ये प्रोजेक्ट है। दीज 5 पॉइंट्स प्लीज नोट देम इन योर नोटबुक, ठीक है, लिख सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पूरे इस प्रोजेक्ट की बैकबोन है, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट की बैकबोन यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। सिग्निफिकेंस स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, दोनों का डिफरेंस हमने देखा। मिनिस्ट्रीज में डिफरेंस है, दोनों की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, पावर जनरेट करने की कैपेसिटी में डिफरेंस है। क्या होता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो हमने देखा, जिसमें हमने देखा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, कैनाल फॉल्स एंड डैम टू, ठीक है, इस तरह की चीजें। और डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर बनाई जाएंगी। ये टर्म्स हैं, जो टर्म्स कभी कभी आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये किस चीज से कनेक्टेड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था इसका, ये हमने देख लिया। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। In case you have any question, any doubt, please mention that in the comment section and we will resolve that query. And stay connected with us. Stay tuned. Keep learning. Keep shining. Thank you so much. Jai Hind. Jai Bharat.